बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। प्रोग्राम अमन बैठक के साथ एक दफ़ा फिर नए मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हम पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पायदार तरक्की और अमन की बात हम करेंगे, क्योंकि दुनिया पूरी में इस वक्त अमन की बात की जा रही है और स्पेशली जो इंतहा पसंदी का एलिमेंट है उसको किस तरह ख़त्म किया जा रहा है। और जो हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, जो 17 गोल्स यूनाइटेड नेशन की तरफ से पूरी दुनिया के लिए सेट किए गए कि 2030 तक ये गोल्स अचीव करने हैं, उसी के अंदर एक जो हदफ है वो 16 नंबर, उसकी अगर हम बात करें तो वो बात करता है पीस की, जस्टिस की, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की। और जब तक किसी मुल्क में अमन व अमान नहीं है, जब तक किसी मुल्क में किसी भी तरह का इंतशार जो है वो उससे वो मुल्क बचा हुआ नहीं है, उस वक्त तक वो बाकी तरक्की के अहदाफ जो है वो किसी भी सूरत उसको अचीव नहीं कर सकता। इस हवाले से हमारे ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो है वो जारी है, जिसमें हम मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके रोल को स्ट्रेंथन करने के हवाले से और पब्लिक की जो आगाही है उसके हवाले से बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे कि जो खवातीन हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है पीस बिल्डिंग के अंदर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, सादिया सुहेल राना साहिबा जो मेंबर हैं पंजाब असम्बली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं जी उस्मा कारदार साहिबा जो कन्वीनर हैं वेमेन पीस काउंसिल पंजाब की, और उसके साथ साथ चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो पंजाब असम्बली की है उसकी। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, सूबाई वजीर हैं सोशल वेलफेयर के, पंजाब से इनका ताल्लुक है। सादिया सुहेल राना साहिबा, आपकी तरफ मैं सबसे पहले आना चाहूँगा। पीस की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो पहली दरसगाह होती है किसी बच्चे की वो माँ की गोद होती है। जब हम एक माँ को तालीम नहीं देते, जब हम एक माँ को परवान नहीं चढ़ाते कि वो इस माशरे में एक पॉजिटिव रोल जो है वो क्रिएट कर सके और एक नेशन बिल्डिंग में अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कौसर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और इशू भी है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप डीओ के जो प्लेटफॉर्म से, एसएसडीओ के प्लेटफॉर्म से जो आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस हवाले को लेके। हालांकि है तो ये हम कहते होते हैं कि एसडीजीज गोल नंबर 16, लेकिन ये गोल कितना इम्पोर्टेंट है, पीस की बात है। हम बात कर रहे हैं कि इस समय कोई भी दुनिया का मुल्क चल ही नहीं सकता, कोई माशरा चल ही नहीं सकता जब तक उसमें इस्तकामत ना हो, पीस ना हो, सुकून ना हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो, और आपस में एक मिलकर चलने की, अगर उसमें एक दूसरे शहरी के रहने के लिए, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए टॉलरेंस ना हो। ये बुनियादी चीज़ें हैं और फंडामेंटल राइट भी है किसी भी इंसान के लिए एक महफूज जगह जहाँ वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। जहाँ तक आपने बात की कि माँ पहली दरसगाह है, एक औरत जो एक माँ है और माँ जो पहली दरसगाह है, और वो अपने बच्चे को किस किस्म की परवरिश करती है और क्या माइंडसेट के साथ इस माशरे में भेजती है। मैं समझती हूँ हमारी लैकिंग ही सबसे ज़्यादा यहाँ हुई है। हमारा इशू यहाँ पे है कि वो माँ का जो रोल था ना, जो हमारा एक माइंडसेट था, माँ है इसकी, वो यहाँ से परवरिश लेगा, तरबियत लेगा। आज हम तालीम की बात तो करते हैं, पर तालीम के साथ तरबियत का ही माइनस है, और वो तरबियत का जो रोल था वो सबसे पहले घर से शुरू होता था, और वो होती थी माँ जो, अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंगली बात बताऊँ, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें तालीम से भी जोड़ते हैं। बेशक तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है और अशद ख़ास तौर पे बच्चियों को पढ़ाने की, लेकिन हमने वो माएँ भी देखी हैं जो हमारी नानियाँ दादियाँ थीं जिनके पास तालीम बेशक इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन तरबियत का अंसर बड़ा मजबूत होता था, और वो हमें अच्छे बुरे का वक्त का सारा फ़र्क और हमें ज़िंदगी में कैसे जीना है और उस माशरे में जब बाहर निकलना है तो दूसरों को कैसे स्पेस देनी है और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को हमने कैसे लेके चलना, जो इज़्ज़त व वक़ार हम अपने घर के लोगों को देते हैं वो गली मोहल्ले के लोगों को कैसे देना है, और छोटे और बड़े की तमीज़, काले और गोरे के फ़र्क पर इंसानों का मुआवजा ना करना, और ये इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते थे। आज तालीम की बात भी आ गई। अब हमारे कानून के मुताबिक, हमारे लेजिस्लेशन, बीइंग अ लेजिस्लेटर, हमारे पास ये कानून मौजूद है कि सब बच्चों को जो इस रियासत की जिम्मेदारी है बेसिक तालीम देना रियासत का फ़र्ज़ है। लेकिन होता क्या है,
रियासत तो है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, जब मुख्तलिफ लोगों के दौरे हुकूमत आता तो उसमें हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। और बदकिस्मती से ये रहा कि यहाँ प्रायोरिटीज़ जो है उसमें तालीम, कहा तो क्या आपके मैनिफेस्टो में होती हैं तालीम, सेहत, ये तमाम चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें की गई कि जो दिखती ज़्यादा हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, और जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट पे बहुत कम फोकस किया गया। देखिए, मुझे खुशी है और फ़ख्र है ये बताते हुए कि हमारी दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे ज़्यादा फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट पे किया, और इसके पेश नज़र उन्होंने तमाम बच्चों बच्चियों के लिए यकसा तालीमी मौके, और सबसे बड़ी बात देखिए, आपका जो तालीमी निज़ाम है ना, वो माजरत के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार कर गया। इसमें वो फैक्ट्रीज हैं ये जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनती है। एक ख़ास किस्म का स्कूल सिस्टम है जो बच्चों को बाबू बन के तैयार माशरे में भेजता है। एक स्कूल सिस्टम है जो ब्यूरोक्रेट गले में सरिया और एक जागीरदाराना सोच के साथ माशरे में भेजता है, और वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स और वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, इनमें जो है ना ये बांट के बच्चों को, और हमारा एम क्या है, सॉरी टू से पेरेंट्स का एम क्या है बच्चों को पढ़ाने का, अच्छी ऐसी डिग्री हो जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, पैसा बना सके, शोहरत हो, नाम हो। क्या आज हमारा ये गोल है कि हम पहले अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं, उनमें इंसानियत की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुसलमान हमारे पास ये असासा भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हसना है, कुरान पाक है जिसपे हम, लेकिन आज इस मोबाइल से, इस टैब पे आप 2 महीने के बच्चे को डाल देते हैं, कार्टून देखो और अपना मैं अपनी जान छुड़ा लूं, माँ का ये रोल रह गया। तो मैं बीइंग अ गवर्नमेंट तो हम अपना काम कर रहे हैं। जी, मैं शामिल करना चाहूंगा पॉइंट ऑफ व्यू जी। उस्मा कारदार साहिबा चेयरपर्सन है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी पंजाब असम्बली की, और विमेन पीस काउंसिल एक पंजाब में बनी जिसकी कन्वीनर भी हैं उस्मा कारदार साहिबा। उस्मा कारदार साहिबा, विमेन पीस काउंसिल को बनाने का शायद मेरी इतला के मुताबिक मकसद भी यही था कि जो खवातीन हैं उनका रोल स्ट्रेंथन किया जाए पीस बिल्डिंग के अंदर, और कैसे वो मुआशरे से इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगी कि खवातीन, क्या इस हवाले से कोई खवातीन पीस काउंसिल या कोई इस तरह के स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया कौसर, आपने मुझे इनवाइट किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग आपका ये प्रोग्राम का नाम है, अमन बैठक। कोई बैठक नहीं लग सकती जबकि तक के अमन ना हो। पीस एक इतनी एक कीमती चीज़ है कि पूरी दुनिया जो है अगर अमन ना हो तो उसकी लपेट में आ जाती है, और कहीं किसी को ना तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, ना कहीं सुकून मिल सकता है, ना ही हम किसी फंडामेंटल राइट की बात कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको मैं बताऊं कि जब भी पीस या अमन की बात होती है तो हमारे मुल्क में ख़वातीन का रोल जो है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। एक होता है स्ट्रक्चरल रोल, दूसरा होता है पॉलिटिकल अप्रोच, और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म करने की अप्रोच। अब अगर आप सियासी तौर पे और स्ट्रक्चरल तौर पे अगर आप देखें तो जो भी आपकी कमिटीज बनती हैं, जो भी आपकी काउंसिल्स बनती हैं, आप शुरू कर लें इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसमें भी कम से कम 1 या 2 खवातीन मेंबरान होनी जरूरी हैं, लेकिन क्या हैं? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वहां पे आपको मर्द हजरात नजर आते हैं, मुख्तलिफ तबकात फिक्र के। लगता यूं है कि शायद पाकिस्तान में 52% पॉपुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर उस 52% के जितने फैसले होते हैं वो मर्द हजरात करते हैं। इसी तरह आप बाकी अगर नीचे आ जाएं, इस्लाम में आ जाएं, और अमन कमेटीज जो हैं वो हर जगह हमने बनाई हुई हैं, लेकिन उसमें कितनी खवातीन मेंबर हैं? उनकी तो वहां पे पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो कौन उनको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सबसे जो विमेन्स पीस काउंसिल बनाने का जो मेन मकसद ये था कि खवातीन की, आपकी जो आधी पॉपुलेशन है मुल्क की, उसकी शमूलियत हमें चाहिए। और जिस तरह सादिया कह रही हैं कि हमारे मुआशरे में सबसे पहली जो है वो माँ की गोद ही होती है। हर खातून जो है उसके
किस तरीके से वो अपने बच्चों को पालती है और उनका क्या माइंडसेट होता है, उनकी क्या एनवायरनमेंट होती है उनके घर में, उससे डिपेंड करता है कि आपके मुआशरे में बाद में जाके वो किस किस्म के एक इंसान या सिटीजन बनेंगे और क्या किरदार वो होगा उनका पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और एक कम्युनिटी में और एक सोसाइटी में। ये सारी चीजें घर से शुरू होती हैं। अब आप देखें कि विमेंस पीस काउंसिल जो है, हाइब्रिड वॉरफेयर जिस तरह आपने बात की, या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये जो स्मार्टफोन होता है आजकल हर एक के हाथ में है और इससे पाकिस्तान को इतने अंदरूनी और बैरूनी खतरात हम फेस कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। आप देखें कि बलूचिस्तान में किस तरह हमें अलहदगी पसंद तरीके चल रही होती हैं, फिर हमें पंजाब में भी बहुत ऐसे किस्म के असरात बाहर से आ रहे होते हैं, हेट स्पीच आ रही होती है। अब हमारे बच्चों के ऊपर जो असर हो रहा है, स्मार्टफोन तो हर एक के हाथ में है, हमारे यूथ पे जो असर हो रहा है उनको कौन सही चैनलाइज करेगा, उनको कौन राइट और रॉन्ग के दरमियान और सच और झूठ के दरमियान जो है उसको कौन समझाएगा कि भाई आपको ये जो बातें आ रही हैं ये आपके मुल्क को कमजोर करने के लिए आपके अंदर ये दिमाग में कंडीशन की जा रही हैं। मैं छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ, कोविड का जो वैक्सीन है, कितनी उसके मुतालिक फेक इंफॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया पे है। कोई कहता है जी बिल्कुल नहीं लगाना, आप यकीन करें जबरदस्ती हम लोगों को ले जाते हैं इसलिए क्योंकि जी बाहर से इन्फ्लुएंस आ रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पोलियो के मुतालिक कितनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। मुझे छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यावर बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि कैसे माशरे में इंतहा पसंदी को जो है उसका खात्मा किया जा सकता है और स्पेशली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका रोल कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से। यावर बुखारी साहब, आप सूबाई वजीर हैं पंजाब के और कैबिनेट का पार्ट हैं और यकीनन जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उसमें आपका एक बड़ा मेजर रोल होता है। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, तो उसमें जो खवातीन का रोल होता है उसको अक्सर जगहों पे देखा गया है कि उनको इग्नोर किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि कैसे खवातीन का रोल जो है वो मजीद बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। देखिए, किसी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला बच्चों की परवरिश कब से शुरू की जाए। उन्होंने कहा पैदाइश से 20 साल पहले। वो जो मेरी दोनों बहनें बात कर रही थी वो इसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस है। माँ पढ़ी लिखी होगी, माशरा ये मुल्क पढ़ा लिखा होगा। पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है। वो ख़ुद पढ़ी लिखी होगी, खुद तमीज़दार होगी, बच्चों को किसी किस्म के तासुब से पाक रखेगी, बच्चों को एजुकेटेड बनाएगी, बच्चों के ज़हनियत को ओपन रखेगी कि वो किसी के बारे में कोई गलत बात ना करें। बड़े छोटे की तमीज़ सिखाएगी, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएगी, हलाल और हराम में पहचान सिखाएगी। ये एक पढ़ी लिखी माँ ये फ़र्क डालती। और किसी मुल्क को भी अगर आप उसको देखते हैं कि वो तरक्की का उसका क्या एक रेशो है, आप ये देख लें कि वहाँ पे कितनी औरतें जो हैं उनको इकॉनमी के यूजुअल हिस्से का एक हिस्सा बनाया गया है। और हम लोग ये देखें कि जो मेन डिसीशंस हैं हमारी औरतों के हकूक़ के मामले में, हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी औरतें कितनी एम्पावर्ड हैं, इनके पास क्या ताकत है।
اس کے اندر آپ دیکھیں ایک سروے جو بتاتا ہے کہ ایک عورت جو پیسہ کماتی ہے اس کا 95% اپنے گھر پہ لگاتی ہے. تو وہ ایک جو سروے بتا رہا ہے کہ عورت زیادہ ذمہ دار ہے اپنے آپ کو اپنے پیسے کے معاملے میں, اپنی کمائی کے معاملے میں کرتی ہے. ابھی جیسے ہم پنجاب میں کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم عورتوں کی رائٹس اینڈ پروٹیکشن کی تو باتیں الگ ہیں, کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے, ہمارے پاس ملتان میں ایک سینٹر تھا اور ابھی ہم نے اس کو پورے صوبے میں پھیلا دیا تاکہ عورتوں کا تحفظ کیا جا سکے ایک بھرپور طریقے سے, تاکہ وہ معاشرے کے دھارے کا ایک مین حصہ بن سکیں. لیکن ہم اس کو ہی سوشل ویلفیئر کے تھرو ابھی ہم ویمن امپاورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پہ ہم اپنے صنعتزاروں کو ایک برانڈ بنانے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم لوگ کر یہ رہے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کی کوآپریٹیوز بنا رہے ہیں دیہاتوں میں, کہ وہ مل کے کام کرے رادر دین الگ الگ کام کرے. مل کے کام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ان کی ایفیشنسی بہتر ہوگی, ان کے جو جیب میں پیسہ جائے گا وہ زیادہ ہوگا, اور وہ جب آپس میں کام کریں گی تو وہ بھائی چارہ بنے گا, ان کا آپس میں وہ پیار و محبت ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی کم ہوگی. جس حلقے میں یہ ہوگا اس حلقے میں عورتیں آپس میں پرامن طریقے سے رہیں گی, ان کے بچے بھی زیادہ بہتر ہوں گے. جہاں پہ امن و امان ہوتا ہے اس علاقے میں آپ لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے ذہن زیادہ کھلے ہوتے ہیں, وہ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت زیادہ کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہماری عورتوں کا بہت بڑا رول ہے جہاں پہ معاشرے کی ترقی کی بات آتی ہے, کیونکہ ماں کا رول جو ہے وہ بچوں کی پرورش, وہ خاص طور کوکھ سے لے کر جب تک وہ ایڈلٹس نہیں ہوتے, وہ جب تک جوان نہیں ہوتے تب تک تو بھرپور رول ہے ان کا ہر ڈے ٹو ڈے ان کی زندگی میں. جی, میں سعدیہ سہیل صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ہر صوبے میں ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی اچیومنٹ کے حوالے سے ایس ڈی جی ٹاسک فورس پارلیمنٹیرینز کی جو ہے اس کو بھی بنایا گیا, اور اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا رول کیسے مزید اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسمبلی میں کبھی آپ نے کوئی اس طرح کا سوال یا کوئی اس طرح کی سپیچ یا کوئی ریزولوشن ڈالی کہ جس میں پیس کی بات ہو رہی ہو, جس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہو, جس میں رول آف ویمن ان پیس بلڈنگ کے اوپر بات ہو رہی ہو, یا اس طرح کی کوئی ایشوز کبھی اسمبلی میں آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں؟ جی بالکل, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پنجاب اسمبلی میں نہ صرف ٹاسک فورس ہے بلکہ تمام ایم پی ایس اور موسٹلی فیمیل ایم پی ایس بہت زیادہ اس میں انوالو بھی ہیں اور ذمہ داری لیے. جیسے عظما نے جو ایس ڈی جی کا ہے خواتین سے لنکڈ, اور میرا واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین سے بہت, کیونکہ کام میرا ہے اس میں, میں اس پہ کام کر رہی ہوں. اس طرح ہم نے ڈفرینٹ فوکل پرسن ہیں جو اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں, اور ہم نے اسمبلی کے فلور پہ خاص طور پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے جو ہم نے سب سے زیادہ پاکستان نے فیس کیا, دہشت گردی بھی دیکھی اور تمام حالات اور واقعات, اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ تمام حالات اور واقعات میں, کیونکہ پچھلے 5 سال بھی اپوزیشن کا حصہ تھی اور مجھے بہت اپوزیشن میں آپ کو زیادہ موقع ملتے ہیں. میری ریکارڈ لیجسلیشن تھی اور میں نے اب یو نیم اٹ, کس ایشو پہ میں نے قرارداد نہیں ڈالی یا بات نہیں کی, بالکل بھرپور طریقے سے اسمبلی کے فلور کو اس پہ استعمال کیا. اور میں اس میں تھوڑا سا کریڈٹ ضرور دینا چاہتی ہوں آپ جیسی سول سوسائٹی کی ان تنظیموں کو, کہ جو یہ اویئرنس, آپ جب ہم بھی لیجسلیٹر بن کر آتے ہیں تو بلیو می ہماری پارٹیوں میں کیونکہ کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ آپ ٹرین کر کے لوگ لیجسلیٹر بھیجتے ہیں, ہم لوگ بھی بالکل کورے کاغذ کی طرح آتے ہیں. ہم جب جیسے جیسے سیکھتے ہیں اس میں سول سوسائٹی آپ کے جیسے آپ کے ادارے سے ہم نے بہت سیکھا, اور ہمارا ساتھ بھی بہت پرانا ہے کہ ہم نے اس ایشو پہ, اور میں خود بہت ساری ایسے پلیٹ فارم کا حصہ ہوں جو خاص طور پہ امن کے حوالے سے ہے, مختلف مذاہب کو لے کے جو پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں, اور ہم نے ایسی کئی تقریبات کی. ہم نے 12 ربیع الاول کا کیک مندر میں بھی کاٹا, چرچ میں بھی کاٹا, اور کرسمس کا کیک مسجد میں کاٹا, تاکہ یہ جو نفرتیں ہم نے خود ساختہ بنائی ہیں. میں بتاؤں آپ کو, کوئی مذہب, کوئی کتاب ایک دوسرے سے نفرت نہیں سکھاتی. تو یہ بڑا ضروری ہے, جو پارلیمنٹ جو سب سے اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے, اس کو استعمال کر کے جب بات, ہم جو ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے وہ لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے, جب وہ کھڑے ہو کے فلور پہ بات کرتا ہے, امن کی بات کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بتائیں آپ کی نالج میں لازمی ہوگا کہ میں نے فلور پہ کھڑے ہو کے خاص طور پہ ایس ایس ڈی او کی اس معاملے میں بہت تعریف کی تھی,
کہ ان کا جو رول ہے اور جس طرح آپ نے تمام صوبوں کے پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا کیا، وہ ہمیں ایک دوسرے کو ملنے کا موقع پڑا، ایک عجیب سا صوبائیت کا بھی ہم شکار تھے. سندھ میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں، یہ چیزوں کو بھی نکالنے کے لیے جیسے جیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی اور مخلوق نہیں ہیں، آپ جیسے انسان ہیں. اور جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمارا سب کا ایک ہی بات ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب بات آتی ہے پاکستان کے مفاد کی، امن کی، سالمیت کی، تو ہم سب ایک ہیں، پارٹی لائن سے ابو ہو کے، تمام صوبائیت سے ہو کے. اور اس میں آپ کا رول بہت قابل تعریف ہے، جس کا میں نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر جی احترام بھی کیا. ناظرین چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے جی، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ پیس کی. عظمیٰ قادر صاحبہ، آپ چیئرپرسن بھی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں. تو بینگ اے پارلیمنٹیرین، بینگ اے لیجسلیٹر، کیا پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر یا اسپیشلی جو ویمن کا رول ہے اس کے حوالے سے آپ نے اسمبلی کے اندر کوئی اس طرح کی جو کوئی ریزولوشن، کوئی کوسچن، کوئی موشن، کوئی اس طرح کی چیز کبھی موو کی ہے؟ بالکل کوثر، ابھی ریسنٹلی ایک ریزولوشن ہم لوگ لے کے آئے تھے کہ ویمنس پیس کاؤنسل جو ہے اس کے متعلق لیجسلیشن کی جائے اور اس کو ایک باقاعدہ جو ہے اس کو ایک پراپر طریقے سے آپ اس کو کور دیں اور اس میں ایک قانونی طور پہ اس کو آپ جو ہے وہ لے کے آئیں، کیونکہ اس کی شدید کمی ہے اور خواتین کی شمولیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ فلور پہ آئی بھی تھی ہماری ریزولوشن، اور اس کے بعد اب میری ہی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو ریفر کر دیا گیا ہے. وہاں پہ ہم اس کی تشکیل نو کے متعلق سارے دوبارہ بیٹھ کے ہم بات چیت کریں گے. باقی جو ہمارے ممبران ہیں کمیٹی کے وہ بھی اپنی اس میں رائے دیں گے، اور پھر جو ساری ہماری تجاویز ہیں ویمنس پیس کاؤنسل کے متعلق وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھیجی جائیں گی، جو کہ آگے پھر اس کے متعلق ایک قانون سازی کر کے تو کیبنٹ کو پھر وہ پیش کی جائے گی. میں سعدیہ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں بھی اس کو ضرور آپ کو باور کرانا چاہوں گی کہ جو ایک پاکستان کا امیج مسخ کیا گیا ہے انٹرنیشنلی، ہمیں کہا جاتا ہے ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی خواتین کے حقوق نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے کمزور طبقے کو ساتھ لے کے نہیں چلتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، زبردستی کی ہم شادیاں کرتے ہیں. یہ جو امیج ہے کوثر، اس کو ہم نے بدلنا ہے اور یہ ویمنس پیس کاؤنسل کے تھرو ہی بدلا جا سکتا ہے. دیکھیں ابھی جو ہماری پنجاب میں بنی ہے ویمنس پیس کاؤنسل، اس کے ممبرانز میں تمام ہماری جو وائس چانسلرز ہیں یونیورسٹیز کی پنجاب میں، وہ تمام اس کی ممبر ہیں. ابھی گورنر صاحب کی وائف ان کی پیٹرن ہے، گورنر صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں یہ جو ویمنس پیس کاؤنسل ہے یہ ہر یونیورسٹی میں جا کے تو وہاں پہ ہم یوتھ کو انگیج کریں گے. آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جب تک ہم پبلکلی سیف سپیسز نہیں دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، خواتین کو، وہ گھروں سے نہ نکل سکتی ہیں تعلیم کے لیے، نہ اپنی نوکریوں کے لیے، نہ وہ کہیں پارکس میں یا مارکیٹس میں جا سکتی ہیں. تو آپ کے ساتھ مل کے ہم نے جس طرح سے ویمن پروٹیکشن وال
तमाम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हम ठीक वो हो गया लगवा जी। चुके मैडम हैं। मैं उस्मा गादर साहब, मैं जरा यावर बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा। यावर साहब, आप सोशल वेलफेयर के वजीर हैं और एक इस सारी जो नेशनल एक्शन प्लान का पार्ट था उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी थी कि जो सेफ चैरिटी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इससे पहले जब हम ज़कात, फितरात और इस तरह के जितने भी जो सदकात देते थे तो वो बगैर सोचे समझे दिए जाते हैं। कोई उसको रेगुलराइज किया गया कि आपका पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो, किसी गलत काम के लिए आपका पैसा इस्तेमाल ना हो, किसी इंतहा पसंदी को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल ना हो। तो बीइंग अ सोशल वेलफेयर मिनिस्टर या बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आप मुझे बताइएगा कि सेफ चैरिटी को प्रमोट करने के लिए क्या आपने कोई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं या आप ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं? देखिए, ये ऑन गोइंग स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर कोई भी चैरिटी या एनजीओ जब काम करना चाहती है उसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अगर उसकी फंडिंग इंटरनेशनल है तो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के साथ होती है उनकी इनिशियल। नहीं सर, जो गली मोहल्ले में मसाजिद, मदारिस और मैं इस उस तरह तरफ की आ चीजें रहा जो हूँ, फंडिंग हो रही होती देखिए है, वो कई ऐसी बगैर हैं सोचे कि समझे जो दिए जा रहे होते हैं वो जो पैसे। कई होती हैं जो इंटरनेशनली पैसा लेके आती है, उनको नहीं पता होता है इंटरनेशनल डोनर्स को कि ये पाकिस्तान में जाके क्या करें। तो वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के साथ अपने आप को रजिस्टर करते हैं। जो फिर लोकली पैसा इकट्ठा करते हैं वो आके महकमा सोशल वेलफेयर के साथ आके करते हैं। वहाँ पे उनकी स्पेशल ब्रांच है और CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ हम लोग उनकी वेरिफिकेशन होती है होम ऑफिस से, और होम ऑफिस फिर जब वो वेरिफिकेशन उनकी कर लेता है, उनको NOC जारी करता है, उसके बाद वो काम कर सकते हैं। लेकिन उनकी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग होती रहती है, वो सोशल वेलफेयर करते हैं। हम लोग साथ ये भी देखते हैं कि अगर कोई NGO काम करना चाहती है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितना पैसा लग रहा है। एक जो इंटरनेशनल नॉर्म है, जो रूल ऑफ द थंब है कि 25 से 30% तक खर्च हो तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा पैसा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च हो रहा है तो वो फिर NGO अपने हदफ से हट रही है। जो मेरी बहनें बातें कर रही थी, तो देखिए, एक पैसा वो है ना कि जो किसी ना किसी जराए से रजिस्टर्ड उसके थ्रू आ रहा है, लेकिन दूसरा पैसा वो है कि जो हम गली मोहल्ले में कुर्बानी की खालें इकट्ठी कर रहे हैं और इस तरह के लोग आ जाते हैं चंदा मांगने के लिए, जो पैसा हमें नहीं पता कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इस हवाले से एक मदारिस का ऑडिट करने की भी एक मुहिम चली थी। क्या इस हवाले से आप समझते हैं कि ये सेफ चैरिटी, जिसे हम कहते हैं कि जी सेफर चैरिटी होनी चाहिए, कि जो जिसका जो हकदार है, हकदार तक ये कैंपेन भी चली थी कि उसके हक में उसके हाथों में पैसा जाए, ना कि किसी ऐसे के में जाए कि वो कल इस मुल्क के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर रहा हो या मुआशरे में इंतशार फैलाने के लिए। बहुत सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ये जब इस तरीके होता है जैसे कुर्बानी की खालें, तो ये जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी मॉनिटर करते हैं, लोकल जो उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, डेट्स होते हैं, वो भी मॉनिटर करते हैं। देखें, सबसे ज़्यादा ये मॉनिटरिंग और ये इनके चेक्स एंड वेरिफिकेशंस जो हैं ये सारे बेकार हो जाते हैं अगर मैं और आप काम ना करना चाहें। हम जहाँ पे भी ज़कात और फितरा हम अपना देते हैं, हम कुर्बानी की खाले देते हैं, हमें कम अज़ कम खुद एज एन इंसान और एक इनफरादी इंसान की हैसियत से हमें ये देखना चाहिए जिसको हम खाल दे रहे हैं कुर्बानी की, उनका आगे काम क्या है, उनका पास रिकॉर्ड क्या है, उनके पास जो काम वो जिस काम के लिए वो इकट्ठा करें वो काम ऑन द ग्राउंड है क्या। ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप समझते हैं कि एक इफेक्टिव सेफ चैरिटी का मैकेनिज्म पंजाब में है जिसको इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है? देखिए, 100% सेफ मैकेनिज्म कहीं भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्लिपेजेस होती हैं। जो आप जिसको कंपैरेटिवली एक सेफ मैकेनिज्म कहते हैं, उसके अंदर आप रिडक्शन ऑफ पिल्फरेज, जो गलत काम करते हैं लोग, आप उनके नंबर्स को, परसेंटेज को रिड्यूस करते हैं और वो आपकी कामयाबी है। 100% अगर हो जाए वो तो सोने पे सुहागा और वो कमाल है, दैट इज योर टारगेट। लेकिन अगर कोई रियलिस्टिकली देखे कि फिर भी कोई दाएं बाएं नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और वो आपको शायद ना पता लग सके, वो फिर आपकी अवाम की तरफ से कोई रिपोर्टिंग वापस आनी चाहिए ताकि हम लोग फिर एक्शन ले सके। इसके अंदर जैसे मैं अमूमन वो कहता हूँ, जैसे लोग नॉर्मली सदका और फितरा देते हैं या सदका देते हैं ये ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर बेकारियों को, खुदा ना खासा ये हमारा बच्चा होता है। सादिया सुहेल साहिबा, क्विकली मुझे आपका एक मैसेज चाहिए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन के एक आम शहरी को, कि वो पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज को आपके साथ, आपके बाजू बन के, आपसे मुराद ये है कि हुकूमती इदारों के साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर कैसे एक बेहतर किरदार अदा कर सकता है? मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई माशरा किसी फर्द तनहा, किसी हुकूमत या किसी इदारे से दुरुस्त नहीं हो सकता। उसको जब तक पूरा माशरा मिलकर एक टीम वर्क और एक इज्तिमाइयत के साथ ना करें तो हम काम कभी परवान नहीं जा सकते।
मेरे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो मेल है, फीमेल है, ट्रांस है, पीपल विद डिफरेंट एबिलिटी है, हमें उन सबको एक साथ लेके चलना है। माशरा तरक्की कब करे, आपकी बेटियां तालीम याफ्ता होंगी, उनको सेहत और तालीम की सहूलत मुयसर होगी, इस माशरा तब तरक्की करेगा जब सब बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो आए हम मिलकर इस माशरे को एक महफूज जगह बनाएं जहाँ कोई मजहब में भी जो प्रैक्टिस करता हो उसको गैर महफूज ना समझे, कोई भी तबके से ताल्लुक रखता हो उस पर जुल्म और बर्बरियत ना हो। इससे हम तमाम एक दूसरे के हाथों से, जुबान से महफूज रहें। यही माशरा में बनाना है इंशाअल्लाह, वो माशरा जो रियासत मदीना। जी, उस्मा कारदार साहिबा, आपका कंक्लूडिंग मैसेज क्या होगा खवातीन के रोल के हवाले से? देखें, एक कौम तभी बनती है अगर वो एक मुनहसिल कौम, उनकी एक आइडेंटिटी हो। हमने एक कौम बन के सोचना है, उसमें खवातीन का जो है कलीदी किरदार है, और उसमें हमने खवातीन को इसलिए मेन स्ट्रीम करना है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम होंगी तो उनकी जो फैमिलीज हैं उनके भी जिंदगियां बेहतर होंगी, और उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ, हर चीज़, उनकी जो माइंडसेट है वो जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। हमने अपने मदरसों को मेन स्ट्रीम करना है। देखें, जिस भी आप जो हैव्स और हैव नॉट्स का जो एक सिस्टम है उसको ख़त्म करना है। अगर आप गुर्बत नहीं ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप ये तफरीक, ये जो सोशल तफरीक नहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्लास की तफरीक ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो बाहर के जो लोग हैं, बाहर एक्सटर्नल की जो लोग हैं वो हमें हमारे में दरारें पैदा करेंगे। इसलिए हमने यही, जिस तरह सादिया कह रही थी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ना है। सब हम इकट्ठे और एक आइडेंटिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी कौम तरक्की भी करेगी और पूरी दुनिया को बावर हो जाएगा कि पाकिस्तान कितना अमन पसंद मुल्क है और कितने एक अच्छे तरीके से हम अपनी तमाम अक़लियतों के साथ भी मिलके रहते हैं, और तमाम अपने जो कमज़ोर तबके के लिए भी हम पूरी तरह से जद्दोजहद और काम कर रहे हैं। जी, यावर बुखारी साहब, कंक्लूडिंग मैसेज आपका। देखिए, मैं आखिर में यही कहूँगा कि हमारी बहनों को, जो माएँ हैं, उनको चाहिए कि बच्चों को ये बात ज़रूर सिखाएं कि दिमाग अपना खुला रखें, लोगों की बातें सुनें और अच्छी चीज़ों को अपनाएं, और तासुब वो अपने मिसाल से, अपने प्रैक्टिकल से, अपने अमल से वो ये दिखाएं कि तासुब नहीं है अमीर गरीब का, किसी फ़िरके का दूसरे फ़िरके के साथ, किसी एक मज़हब का दूसरे मज़हब के साथ। हर कोई हज़रत आदम और अम्मा हवा की औलाद हैं और हम उस लिहाज से सारे एक ख़ानदान का हिस्सा हैं। हम अपने आप को किसी से बढ़ के ना समझें, सुपीरियर ना समझें, और हम कभी ये ना समझें कि जो अगला बात कर रहा है गलत है क्योंकि मेरे नज़रिए के साथ वो टकराता है। अपना नज़रिया छोड़े मत, किसी और के नज़रिए को छेड़े मत, और मिल के रहें, एक दूसरे की बात सुने, अपने अंदर सब्र लाएं। किसी से इत्तफाक नहीं है तो उसके बारे में जानें, उसके बारे में इल्म हासिल करें, ताकि अगर किसी को जवाब देना हो तो अक्ली जवाब दें। आवाज़ ऊंची करके या लड़ाई करके जवाब देने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सुन्नत रसूल नहीं है, वो रहमत लिल आलमीन है। उनने प्यार और मोहब्बत और अखुवत के अलावा कोई और सबक कभी भी नहीं दिया, अपने दुश्मनों की भी उनने मदद की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, यावर बुखारी साहब, उस्मा कारदार साहिबा और सादिया सुहेल साहिबा। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि खवातीन का रोल जो है वो कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है पीस बिल्डिंग के ऊपर, और यकीनन अगर तमाम इस मुल्क की जो खवातीन हैं अगर वो अपना किरदार अदा करें तो हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। आइंदा अपनी नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।